देशबंधु कॉलेज के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने 2019-20 में ये उन लोगों ने एक चाहत दर्शाया विभाग के पास कि हम लोग का हिंदी विभाग इतना अच्छा विभाग है, लेकिन हम लोग अपने वर्कशॉप के तौर पर कि पत्रिका में कैसे लिखा जाए, पत्रिका को कैसे पब्लिश किया जाए या पत्रिका में कैसे कैसे कोई काम होता है, तो उसके लिए एक वर्कशॉप के रूप में एक पत्रिका की शुरुआत की जाए और हाथ से लिखी हुई भित्ति पत्रिका के रूप में इसकी शुरुआत की जाए। इन लोगों ने चाहत की, संजोग से तभी संजीव जी इंचार्ज थे, तो उन्होंने इनकी चाहत को देखते हुए हिंदी भित्ति पत्रिका के लिए इजाज़त दी। उन्होंने टीम का भी गठन किया और बच्चे ने जितना उन्होंने उम्मीद किया था उससे आगे बढ़कर उसमें अपनी भूमिका निभाई। पहला अंक ही निकला था कि कोरोना आ गया और कोरोना के उस भीषण समय में इन बच्चों ने उसकी कंटिन्यूटी को लगातार बरकरार रखा, हाथ से लिखकर भी, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने उसको डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर दिया और आज तक उसकी कंटिन्यूटी टूटी नहीं है। उसमें वो लोग कुछ कविताओं को लेते हैं जो देशबंधु कॉलेज के बच्चे ही होते हैं और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी फैकल्टी के बच्चे होते हैं। वो कविताएं, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ पेंटिंग्स, कार्टून, एक रोचक तथ्य के रूप में इंफॉर्मेटिक जो तथ्य है वो, और एक साक्षात्कार लेते हैं जो कि कॉलेज, विश्वविद्यालय या साहित्य के क्षेत्र में जिनका की बेहतरीन उपलब्धि होती है, जिनका योगदान होता है, उनसे खुद परिचित होने के लिए और मैगजीन के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर को भी परिचित करवाने के लिए इंटरव्यू का भी काम करते हैं। उसी में आज 11वें अंक के लिए आपका इंटरव्यू और आपने समय दिया, ये बच्चे और बच्चों की तरफ से मैं आप कृतज्ञता महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं देशबंधु महाविद्यालय की 5th वर्ष की छात्रा हूँ और मैं अभी BA हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हिंदी साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। और आज हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आपके समक्ष बैठ के हम संवाद कर सकेंगे और आपके विचारों से लाभान्वित हो सकेंगे। हमारे साक्षात्कार का उद्देश्य है कि आपके अनुभव, हिंदी विभाग की आपकी भूमिका और वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति के बारे में जानना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आपकी शैक्षणिक और अध्यात्मिक यात्रा में कई पड़ाव हैं, इस दौरान कई अनुभव भी मिले होंगे। इन अनुभवों का सार तत्व आप हमारे लिए साझा कर सकें तो बड़ी खुशी है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह की एक बातचीत करने का मुझे मौका दिया। देशबंधु कॉलेज और वहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मैं आभारी हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप लोग एक शिक्षक की शैक्षणिक यात्रा को जानना चाहते हैं। एक शिक्षक के लिए उसकी शैक्षणिक और अध्यापकीय यात्रा, उसके जीवन के विविध पड़ाव निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं और सीखने वाले भी होते हैं। कई बार अगर कोई जानना चाहे तो उसे बहुत कुछ समझा भी सकते हैं। मैंने कलकत्ता से अपने अध्यापकीय जीवन का आरंभ किया। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में मुझे पहली नौकरी मिली और तब मेरी उम्र बहुत कम थी, मतलब जस्ट मैंने MA पास किया था। जाहिर है कि उसी कॉलेज में जो लोग मुझे विद्यार्थी के रूप में जिन्होंने देखा था, खास करके शिक्षकों ने, वे मेरे सहकर्मी हुए जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और वे सारे नॉन टीचिंग कर्मचारी जिनको मैं चाचा और काका बोला करती थी, वे अब मेरे लिए एक कनिष्ठ सहकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। तो मुझे वो लगा ही नहीं कि मैंने वहाँ शिक्षक जीवन का आरंभ किया है। बस एक चुनौती सी रही कि बेहतरीन कॉलेज है कलकत्ते का और मुझे अपना बेहतरीन देना है। किसी वजह से मैं 6 महीने के अंदर ही दूसरी नौकरी पर चली गई और एक एक करके 3 या 4 नौकरियां मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राप्त हुई।
जाहिर है कि एक व्यक्ति चारों पर काम नहीं कर सकता था, तो कई जगह मैंने ज्वाइन ही नहीं किया और अंततः 2.5 साल कुल कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद मैं शांति निकेतन चली गई। शांति निकेतन में लगभग मैंने 4.5 साल पढ़ाया और वहाँ से 4.5 साल और 2.5 साल के कुल अनुभव के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सन 2004 में आई। देखने में बहुत छोटी यात्रा है, कुल 7.5-8 साल की, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से चलकर शांति निकेतन और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंची। और अब लगभग 21 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करते हो गया। संयोग से अध्यक्ष का पदभार संभाले भी अब परसों 6 महीना हो जाएगा। एक संयोग है महज। लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं जो तब समझ में नहीं आती जब हम विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि हम उस सिस्टम का पार्ट होते हुए भी, हिस्सा होते हुए भी निर्णायक नहीं होते। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी कक्षा है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती वह जगह है जहाँ से वह अपनी बात को रखता है या बोलता है। कई बार हम इस चीज़ को प्रत्यक्षतः करते हैं और कई बार सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट की तरह होते हैं और परोक्षतः उस चीज़ को न्याय के पक्ष में होता हुआ देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो मेरी लगातार ये कोशिश रही, मैंने ये अगर नौकरियों के सिलसिले को देखूं तो ये मेरी चौथी नौकरी है, तो लगातार ये कोशिश रही कि मैं जो भी कदम उठाऊं वह विद्यार्थी के हित में हो और जनतांत्रिक मूल्यों में जिस समानता और न्याय की बात की गई है, पारदर्शिता की बात की गई है, मैं उसके करीब तक पहुंचने का प्रयास करूं। ये मेरी कोशिश रही है और एक कह सकते हैं एक शिक्षक का आदर्श रहा है। मैं बहुत यथार्थवादी नहीं हूँ, मैं बहुत आदर्शवादी हूँ। ये मैं अपना दुर्गुण गुण सब मानती हूँ। तो अगर आदर्श ना रखें तो यथार्थ के लिए भी हम कम ही मुस्तैद होंगे। और संयोग से मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ, तो मैंने देखा है कि शिक्षक की ज़िंदगी की जद्दोजहद क्या होती है। मैंने उस समय का जीवन देखा है अपने पिता का, जब उनको तनख्वाह बहुत कम मिला करती थी, लेकिन उन्होंने शिक्षक होना तय किया था। बहुत लोकप्रिय शिक्षक थे और बहुत ईमानदार थे, यशस्वी तो थे ही। उनके पढ़ाए विद्यार्थी देश विदेश सब जगह हैं और मैं देखती थी कि जब उनके पास बहुत सारी सिफारिशें आती थी तो वे उन सिफारिशों से कैसे निपटते थे। तो वो चीज़ें मेरी जीन्स में हैं और मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ और इसका मुझे गर्व है। मेरे पिता मुझे शिक्षक ही देखना चाहते थे, उन्होंने कभी किसी IAS IPS नौकरी के लिए मुझे उत्साहित नहीं किया, जबकि मेरे परिवार के लोग मेरे रिज़ल्ट को देखने के बाद सबको ये लगता था कि जिस तरह का इसका रिज़ल्ट है इसको तो IAS IPS या किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कभी यह इच्छा न मन में पाली, न मेरे पिता की तरफ से कोई इसके लिए प्रोत्साहन मिला। बहरहाल आज मैं जो कुछ हूँ बाय चॉइस हूँ, अपने चयन के कारण हूँ और मुझे इसकी खुशी है। निश्चित तौर पर जीवन में बहुत सारे पड़ाव आए। अध्यापकीय जीवन की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक शिक्षक के जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं वे अध्यापन के क्षेत्र के साथ साथ प्रशासन के क्षेत्र से भी आती हैं, क्योंकि हम दोनों तरह के दायित्व को कम या ज़्यादा हर पद पर रहते हुए निभाते हैं। तो वैसी स्थिति में आप कैसे शिक्षा के भीतर गुणवत्ता को बनाए रखें, शिक्षा के भीतर पारदर्शिता को बनाए रखें, शिक्षा के भीतर सिफारिश और झुकाव वाले जो बहुत सारे दबाव आते हैं उनके सामने कैसे आप थोड़ा सा अपनी स्थिति को सीधा और सहज करके चल सकें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें आती हैं और लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं किया तो शायद हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और तब आपको तय करना होता है, निर्णायक क्षण होता है वो, कि क्या अगर ऐसी मुश्किल खड़ी होती है तो बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों को आम लोगों में नहीं बता पाते, सबके सामने नहीं कह पाते, विद्यार्थियों के सामने भी नहीं कह पाते, लेकिन हम भीतर उन चीज़ों के लिए लड़ते हैं। तो वह आवाज़ जो एक शिक्षक की होनी चाहिए, मैंने बराबर उसकी रक्षा करने की कोशिश की है। और अभी एक सुखबर के रूप में मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपना अकादमिक
एक और कह सकती हूँ उपलब्धि मानती हूँ। सिर्फ हमारे जैसे सोच वाले और बहुत सारे शिक्षकों की भी यह उपलब्धि है, मेरी तो है ही व्यक्तिगत तौर पर, और सामूहिक तौर पर यह प्रशासन और शिक्षक दोनों की उपलब्धि है। और वह उपलब्धि ये है कि अब तक पीएचडी के दाखिले में जेआरएफ कैंडिडेट्स को 100% नंबर में इंटरव्यू किया जाता था। इसके लिए उनको 100 में अगर 20 दिया जाए और नॉन जेआरएफ और पीएचडी ओनली कैटेगरी को 70 और 30 में से मार्किंग किया जाए, और 70 में उनको अगर 30 दिया जाए और 30 में 15 दे दिया जाए, तब भी वह कैंडिडेट जेआरएफ कैंडिडेट से ऊपर जाएगा, क्योंकि आप जेआरएफ को 20 दे रहे हो या 30 भी दे रहे हो, तब भी 35 के बराबर वो कहाँ कर लेगा, क्योंकि वहाँ मार्किंग 2 जगह पर है, उसके एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षा में परफॉर्मेंस परसेंटाइल या स्कोर के आधार पर, और इंटरव्यू के 30 नंबर तो हैं। जबकि जेआरएफ के लिए केवल आप 100 नंबर में इंटरव्यू कर रहे हो, जिन्हें आपको नहीं लेना है, आप उसे 40 पर रोक रहे हो, और 40 दूसरा बच्चा परसेंटाइल के आधार पर अपने आप लेकर आ रहा है। तो यह चीज़ इतनी बड़ी मतलब एक अपने अनुभव से मैंने देखा कि यह इतनी बड़ी ऐसी जगह थी जहाँ बहुत सारी कह सकते हैं कि एनॉमलिटीज़ को हम सृजित कर रहे थे। हमने इसके लिए लगातार प्रयास किया। 2 महीना हमारा रिज़ल्ट, अभी भी जो फ़ोन आ रहा था आपने सुना होगा, इसी वजह से आ रहा था। 2 महीना हमारा रिज़ल्ट डिले हुआ, लेकिन एक सुपरिणाम ये हुआ कि 18 अगस्त को नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, और अब हम 70% वेटेज जेआरएफ कैटेगरी को भी दे रहे हैं, 30% इंटरव्यू का दे रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जेआरएफ कैटेगरी को मिलेगा, सीट बचेगी तो दूसरे और तीसरे कैटेगरी तक एडमिशन जाएगा। इससे एक अच्छी चीज़ होगी। हम 100% ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ भी नहीं ला सकते, कहीं नहीं ला सकते, क्योंकि अंततः सब्जेक्टिव हम थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन एक चीज़ बचेगी, विद्यार्थियों की आंखों की चमक बचेगी। उनका ये विश्वास बचेगा कि वे अगर पढ़ाई करेंगे और जेआरएफ ले आते हैं तो उनके फेयर चांस होंगे। वहाँ अगर उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है तो इंटरव्यू में बहुत मिनिमम मिलने पर भी वो अन्य विद्यार्थियों से आगे जाएंगे, कम से कम उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। तो ये एक अभी तात्कालिक घटना बता रही हूँ, जिसका सामना मुझे हेड बनते ही करना पड़ा, और लगभग 2 महीने तक बार बार मेरा घेराव किया गया, यहाँ तालाबंदी की गई, बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों को पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी, लेकिन मैं अकेले इस चीज़ पर लगातार प्रयत्नशील रही और मुझे प्रशासन का साथ मिला, जिसकी वजह से मैं ये निर्णय करवा पाने में सक्षम हुई। और अब ये पूरे विश्वविद्यालय को करना है, केवल हिंदी विभाग को नहीं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब में ये नोटिफिकेशन है, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं DU एडमिशन के नोटिफिकेशन में। अब इसमें अगर कुछ भी तरमीम होगा तो वो इमटीरियल है। बेसिक चीज़ है कि अब हम जेआरएफ को भी 70 और 30 में इंटरव्यू कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो उन बच्चों को जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनके लिए हम कैसे लड़ें, उन बच्चों को कैसे आशा दे सकें कि पढ़ने से कुछ होता है। ये शब्द खोखले हो जाते हैं अगर हम अमल में इन चीज़ों को लाना बंद कर दें कि पढ़ने से कुछ होता है। मैं अपने विद्यार्थियों को कहती हूँ कि पढ़ने से कुछ होता है, पढ़ोगे, अच्छा लिखोगे, आर्टिकल लिखो, किताब पढ़ो, बार बार कहती हूँ। लेकिन ये भरोसा जब उनकी आंखों में देखती हूँ, कहते हैं बिना पढ़े ही उसकी तो नौकरी लग गई, बिना पढ़े ही उसको तो प्रमोशन मिल गया, बिना पढ़े ही उसको तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तब लगता है कि हाँ, बहुतों को मिलती होगी, लेकिन आज भी पढ़ने का विकल्प नहीं है, ईमानदारी का विकल्प नहीं है, और न्याय और पारदर्शिता का विकल्प नहीं है। आप खुले मन से, निस्वार्थ भाव से चीज़ों को करिए। हाँ, स्वार्थ आगे ला के करेंगे तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम व्यापक हित में काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ों को पीछे छोड़कर भी अगर करना पड़े कई बार, तो हमें वह नीति भी अपनानी पड़ती है। और एक शिक्षक के लिए यही सब चुनौतियाँ होती हैं। प्रशासनिक चुनौतियों में यही आता है। कक्षा में तो हम अच्छी नैतिक बातें पढ़ा के चले आते हैं, उसकी टेस्टिंग ग्राउंड जो है वो आपका व्यवहार है, और वहाँ आप क्या निर्णय लेते हैं, वहाँ आप किस तरह से खड़े होते हैं, वह महत्वपूर्ण है। तो आप सबके लिए सूचना भी और एक उदाहरण भी कि बदलाव होता है, बदलाव हमेशा
खराब नहीं होता, अच्छे के लिए भी होता है, बशर्ते दुष्यंत के शब्दों में कि एक पत्थर तो कोई तबीयत से उछालो यारो। आप प्रयास तो कीजिए, बहुत कुछ होगा। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं देशबंधु महाविद्यालय की छात्रा हूँ द्वितीय वर्ष में। और मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे कि मैम इन दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्खनन पर कार्य चल रहा है, तो उसका उद्देश्य और स्वरूप अगर आप हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। हम भी जानना चाहते हैं इसके उद्देश्य स्वरूप। हाँ, एनईपी के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों स्तर पर लगा हुआ है। और इसमें उद्देश्य ये है, देखिए ज्ञान या जिसे हम नॉलेज कहते हैं, उसके कई स्रोत हैं। कुछ स्रोत यूरोपीय रास्ते से चल के आ रहे हैं, कुछ एशियाई देशों के रास्ते चल कर आ रहे हैं, कुछ अरब देशों के रास्ते चल कर आ रहे हैं, और कुछ एशियाई देशों में भी कुछ विशेष जैसे चीन और भारत, श्रीलंका, इन देशों से चल कर आ रहे हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप जिसको हम कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसमें भारत की पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की स्थिति सबसे विशिष्ट है। और ज्ञान, दर्शन, धर्म और तमाम तरह के जो नॉलेज के चैनल्स हैं, उसको व्याख्यायित और पुनर्व्याख्यायित और निर्मित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और केवल भारत की ही नहीं, जैसे अगर आप एडवर्ड सईद को पढ़ें तो आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से जो अरब देश हैं, उनके पास भी दुनिया को समझने की अपनी एक दृष्टि है, सबके पास है। और जितने भी नॉलेज के चैनल्स हैं, सबके पास अपनी अपनी एक दृष्टि है, एक दर्शन है, ज्ञान है, और उन सब में भी एक होड़ है। नॉलेज भी अंततः पावर है, और जाहिर है कि ज्ञान की जितनी सरणियाँ हैं, उन सब में कहीं समानांतरता है और कहीं कहीं होड़ भी है। और इस होड़ में एक सरणी को दूसरी सरणी पर वरीयता देने की जो कवायद है, उसको करने वाले ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी पैदा हो जाते हैं, जो वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिशें करते हैं कि नहीं जी, हमारा ज्ञान आपके ज्ञान से बेहतर है। आपको तो हम अगर ओरिएंटलिस्ट कुछ ना बताएं तो आप तो सपेरों के देश से आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो अरब देश हैं, मध्य एशिया के देश हैं, उनके पास अपनी ज्ञान संपदा है, जो उन्होंने अपने अनुभव से जगह जगह घूमकर कठोर जीवन जीकर अर्जित किया है। और ये जो पश्चिमी ज्ञान परंपरा है, जिसको आज के आधुनिक काल या मॉडर्न पीरियड के साथ साथ वरीयता मिलने लग गई, उसके पहले का अगर इतिहास उलटकर आप देखें तो आप एशियाई और मध्य एशियाई देशों का वर्चस्व आपको दिखाई देगा। गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में और तमाम दर्शन के क्षेत्र में, यहाँ तक कि जो वैद्यक शास्त्र है, वहाँ भी आपको ये उनका एक कह सकते हैं उनके ज्ञान अनुभव के दस्तावेज आपको प्रमाणित रूप से मिलेंगे। लेकिन बहुत तरीके से आगे चलकर ये साबित किया गया कि ये सारे देश गुलाम बनने लायक थे, क्योंकि इनके पास नई जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनी टेक्नोलॉजी है, कल कारखानों की टेक्नोलॉजी है, वह नहीं। और जाहिर है कि साथ आपने सभ्यता के विकास के क्रम में देखा है कि तकनीक जो है वो निर्णायक होती है। सभ्यताओं के वरीयता को निर्धारित करने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार उन्नत तकनीक के कारण पिछड़ी हुई सभ्यता और चिंतन परंपरा भी हम पर हावी हो जाती है, ठीक है। तो जो पिछड़ी हुई से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मनुष्यता की व्याख्या में पिछड़ी हुई चेतना वह, तो ऐसी स्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ दृष्टिपात करने का अर्थ यह नहीं है कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा था। अगर हम इतना मतलब इस चीज़ को इतना एब्सर्ड में नहीं ले जा सकते कि हमारे पास, अगर पश्चिम के पास अभी हवाई जहाज़ आया है तो हमारे पास तो पुष्पक विमान था, ये एब्सर्डिटी है। लेकिन हमारे पास, पश्चिम के पास जब अक्षर ज्ञान भी ठीक से नहीं था तो हमारे पास वेद थे, यह हम बता सकते हैं। वेदों का दर्शन था, ये हम बता सकते हैं। चारवाक थे, सुश्रुत थे, ये हम बता सकते हैं।
और हमारे पास उसके बाद भी रेनेसा पीरियड में भी एक से बढ़ के एक महर्षि और विदुषियाँ पैदा हुई, ऋषिकाएँ पैदा हुई, जिन्होंने लिखा और जीवन के बाहर के जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जिसे हम कह सकते हैं दुनिया है उसको रेखांकित करने की कोशिश की, प्रकृति और मनुष्य के जीवन के तारतम्य को बताने की कोशिश की। तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, यानी हम उन असल में जितनी भी ज्ञान की सरणियाँ हैं वो मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य के बाहर देखें तो हमारे जीवन को कैसे सुकर, कैसे सफल, कैसे कह सकते हैं कि जितना भी समय इस दुनिया में इस धरती पर हमको मिला है वह कैसे हम सार्थक तरीके से बिता सकें, मनुष्यता के हित को करते हुए बिता सकें, यह बताना ही तमाम तरह के ज्ञान सरणियों का लक्ष्य है। तकनीक के जरिए भी आप करते क्या है, गर्मी लग रही है तो एसी चला लेते हैं, एक तो तकनीक यह है ना ठंडक महसूस करने का। दूसरी तकनीक क्या है कि गर्मी लग रही है तो आप बगीचे में चले जाएं, बहुत सारे पेड़ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, खुशबुएं हैं, उनके ज़रिए आप ठंडक और तृप्ति महसूस कीजिए, प्रकृति के साहचर्य में तृप्ति महसूस कीजिए। लेकिन जो एसी वाली ठंडक है वो आपको बाहर तो नहीं मिलेगी, दोनों की ठंडक में फ़र्क है, लेकिन दोनों के प्रभाव में भी फ़र्क है। जो आपको वातानुकूलित कमरे में जो आपको आराम मिल रहा है, भयानक प्रचंड गर्मी बाहर है और आप आराम से बैठे हैं वातानुकूलित कमरे में, तो उसके अगर मूल्यांकन की तरफ जाएं तो आप पाएंगे कि जितना आपको आराम मिल रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप कार्बन बाहर उत्सर्जित करते हैं और इस तरह से कार्बन कटिंग का जो काम हम लोगों को करना चाहिए, खास करके जो विकसित देश हैं उनको करना चाहिए, वह हम नहीं कर रहे। चूँकि हमारे पास संसाधन है, तकनीक है और पैसा भी है, तो हम एक नहीं हजारों वातानुकूलित यंत्र संयंत्र मूवेबल भी अब तो आ गया है, लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं कर रहे, समस्याएं तो उनके लिए भी आप क्रिएट कर रहे हैं। जो इसमें सहभागी नहीं है बेचारे या तो बिजली के अभाव में हाथ से ही पंखा क्यों न कर रहे हैं। तो ज्ञान की ये जो तमाम चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं, वह कैसे हमारे पूरे अस्तित्व के साथ अंतर्भुक्त होती हैं। मतलब जीवन जीने का सलीका, जीवन शैली के सवाल से लेकर आध्यात्मिक सवाल तक, अस्तित्व के सवाल तक, ये तमाम चीज़ें ज्ञान विज्ञान की खोज और तार्किक तरीके से जो अनुसंधान की प्रवृत्तियों तक, ये तमाम चीज़ें अंततः किस चीज़ पर ख़त्म होती है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, और इसको बताने की अपनी अपनी सरणियाँ हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भी यदि हम इन चीज़ों को बता सकें, अपने इन चीज़ों पर गर्व कर सकें, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर गलत है कि हम सारे ज्ञान विज्ञान की तमाम चीज़ों को जो अभी मौजूद हैं उसे कहें कि ये चीज़ तो हमें पहले से पता थी। हमेशा आप जानिए विज्ञान क्या है। विज्ञान भी एक कहानी है। फिक्शन के रूप में विज्ञान की कल्पना, सृजनात्मक कल्पना के रूप में विज्ञान की उपलब्धियों की कल्पना हो सकता है 1000 साल पहले हम कर चुके हों। मनुष्य आसमान में उड़ सकता है, इसकी कल्पना हम कर चुके हों। मनुष्य पानी पर तैर सकता है, इसकी कल्पना हम कर चुके हों। लेकिन कल्पना को हकीकत में बदलते बदलते तकनीक को कई जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य की तार्किकता को भी, उसकी सोच और चिंतन की प्रक्रिया को भी, अनुसंधान वृत्ति को भी कई प्रयास करने पड़ते हैं, और बहुत सारे अनुसंधान उसमें असफल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा संसाधनों का एक तरह से निष्प्रयोजन, विफल होना भी हम देखते हैं। पहला जो अंतरिक्ष यान अमेरिका की तरफ से भेजा गया चैलेंजर के नाम से, द चैलेंजर के नाम से, उसमें साथ के साथ जो एरोनॉट्स थे वे देखते देखते पूरी दुनिया की आंखों के सामने देखते देखते वह यान ऊपर उठा और अचानक भस्मीभूत होकर गिरने लगा। नीचे जो लाइव मीडिया दिखाई जा रही, मीडिया में लाइव प्रसारण हो रहा था, रेडियो और टेलीविज़नों पर लोगों को दिखाया जा रहा था कि ये हमारे विज्ञान की उपलब्धि है, ज्ञान की उपलब्धि है, वो अंततः हाहाकार में बदल गया। तो बहुत सारे संसाधन किस तरह से निष्फल होते हैं, तब जाकर एक सफलता प्राप्त होती है। लेकिन कल्पनाएं तो हम पहले से करने लग जाते हैं। साहित्य में कोई बाधा नहीं, सृजनात्मक कल्पना हम करते हैं। तो कहाँ हम साहित्य भी मनुष्य ही बनाने का काम करता है ना, आपके जीवन को सुकर बनाने का ही काम करता है। तो कहाँ हम साहित्य को और विज्ञान को
बीच में अलग करके देख पाएँ और गलत दावेदारियों से बचें, सुसंगत तरीके से अपनी परंपरा का मूल्यांकन करें, क्योंकि परंपरा में हमेशा एक अपर पक्ष होता है, इसको नहीं भूलना चाहिए। परंपरा केवल एक ही पक्ष की नहीं होती, एक दूसरा पक्ष भी होता है। तो दोनों को जब हम संगत तरीके से देखेंगे, तभी हम अपनी परंपरा को, ज्ञान की परंपरा को भी सही तरीके से मूल्यांकित कर सकते हैं। हमारे पास भी ज्ञान का अकूत खजाना है और यह संसार को बताने में, पुनः इसको व्याख्यायित करने में कोई हर्ष नहीं है, लेकिन सुसंगत, वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से। मैम, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं देशबंधु महाविद्यालय में BA हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैम, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि फैकल्टी और विद्यार्थियों के बीच में जो संवाद है उसे सघन बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, और इस संवाद में आज के समय में जो गतिरोध है उसे दूर करने की आपकी योजना क्या है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और दिल्ली विश्वविद्यालय की में विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेजेस की संख्या और वहाँ प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए बहुत उपयुक्त भी है कि हम कैसे सघन संवाद कायम करें फैकल्टी और विद्यार्थी के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। आखिर आपके लिए ही हम यहाँ हैं। सारे शिक्षक, हम में से जो कोई यहाँ हैं, वेतन ले रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए ही है। और पढ़ाने का अर्थ केवल कक्षा में पढ़ाना नहीं होता कि कक्षा का समय हमने 45-55 मिनट काट दिया और वो पढ़ाना हो। घंटे भर मैं कक्षा में उपस्थित रहकर भी हो सकता है आपको कुछ ना पढ़ाऊँ। हमने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे शिक्षक थे, अंकगणित पढ़ाते थे और इतना अच्छा पढ़ाते थे कि सचमुच में उनका जवाब नहीं था। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन संकट यही था कि पढ़ाते नहीं थे। तो कक्षा में आते थे, ट्यूशन दिन भर करते होंगे, तो कक्षा में आकर सोते थे। तो आप बताइए, शिक्षक कक्षा में तो है लेकिन डिलीवर नहीं कर रहा, आपको पढ़ा नहीं रहा, तो आप पढ़ कैसे सकते हैं या उत्प्रेरित कैसे हो सकते हैं? तो शिक्षक अपने ज्ञान को आपसे अगर बांटता रहे, कक्षा में भी यह ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षक और विद्यार्थी संवाद हर स्थिति में कायम रहे। इसके लिए मैं अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती जो पाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह के छोटे ग्रुप को संबोधित कर सकूँ, जिसमें मैं आपके चेहरे पहचान सकूँ। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, 2500 विद्यार्थी सिर्फ फैकल्टी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर। कॉलेजेस के अगर सारे विद्यार्थियों को जोड़ दूँ तो न जाने कितने विद्यार्थी हैं, और उसमें 2500 का नाम याद रखना, उनकी गुण और उनकी प्रतिभाओं को पहचान पाना। पता नहीं आप में से कौन कितनी बड़ी प्रतिभा लेकर चुपचाप बैठा है मेरे सामने। मैं तो उसको एक पाठ पढ़ा रही हूँ, लेकिन न जाने उसके पास कितने ऐसे पाठ हैं जो वो मुझे पढ़ा सकता है। इसके लिए तो ज़रूरी है कि हम एक सघन संवाद की स्थिति कायम करें। तो ये कैसे होगा? इसके लिए मैंने अपने छोटे कह सकते हैं छोटे स्तर पर अपने विभाग में जो काम शुरू किया है और चाहती हूँ कि वो चलता रहे, वह ये कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम करें जिसमें विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट हो, अलग अलग ग्रुप बनाकर उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनसे हम उनकी अन्य प्रतिभाओं को जानें, समझें और उनकी समस्याओं को भी, जब आप उनसे थोड़ा समय देते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो उनकी समस्याओं को भी समझ पाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा छोटा कदम जो है वो हमें विद्यार्थियों के करीब ले जाता है। विद्यार्थी हमें याद नहीं रहता, पर विद्यार्थी आकर कहता है कि हमने आपसे फलां वर्ष में पढ़ा था, अथवा आपने मुझे क्लास में ऐसे कहा था। शिक्षक अक्सर कह के भूल जाते हैं। विद्यार्थी को शिक्षक की एक छोटी बात प्रेरणा दे सकती है, शिक्षक की एक छोटी बात उसको हतोत्साहित भी कर सकती है। वह ऐसे बहुत सारे, जब आप पूछिएगा अक्सर किसी नामचीन व्यक्ति से अगर आप पूछें कि उसका सबसे पसंदीदा टीचर कौन था, तो निश्चित तौर पर हिंदी का शिक्षक का नाम लेता है। 99% लोग हिंदी के शिक्षक का नाम लेते हैं कि उन्होंने मुझे उत्प्रेरित किया। वे अभिनेता हो सकते हैं, वे नेता हो सकते हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 99% लोगों को जो शिक्षक प्रभावित करते हैं अमूमन उसमें साहित्य के शिक्षक होते हैं। हो सकता है हिंदी के अलावा अंग्रेजी के भी हों, लेकिन साहित्य वाले प्रभावित करते हैं। तो उसका कारण क्या है? साहित्य वालों को अपने विद्यार्थियों को
पढ़ाने का मौका मिलता है, अन्य लोगों को भी मिलता है, लेकिन साहित्य वाले ज़्यादा असर छोड़ते हैं। इसका कारण ये है कि साहित्य को पढ़ाते समय हम विद्यार्थी के जीवन से, उसके जीवन की विविध समस्याओं से कहीं ना कहीं प्रकारांतर से सही जुड़ते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट को ही पढ़ा रहे होते हैं तो विद्यार्थी उससे रिलेट करता है अपने जीवन की किसी समस्या को, और समझता है कि शिक्षक अगर उस टेक्स्ट के बारे में इस नज़रिए से बात कर रहा है तो यह शिक्षक शायद मेरी इस समस्या में मदद भी कर सकता है, और वो देर सवेर उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो हम अपने आचरण से विद्यार्थी को थोड़ा स्पेस देकर, उनकी बातें सुनकर और उनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक रूप से एक तरह से घुल मिल कर ही इस माहौल को पैदा कर सकते हैं। और जाहिर है केवल क्लासरूम से ये बात नहीं होगी। क्लासरूम शिक्षण में हमारे पास एक टारगेट होता है, टारगेट ओरिएंटेड हम पढ़ाई करवाते हैं। 16 क्लास, उसमें भी 1-2 छुट्टियाँ, तो 14 या 12 क्लास में हमें पाठ्यक्रम ख़त्म करना होता है। तो केवल कक्षा नहीं, कक्षा के बाहर हम अन्य गतिविधियों में जितना विद्यार्थियों को शामिल करेंगे, खुद उनके साथ शामिल रहेंगे, तभी ये शिक्षक विद्यार्थी संवाद सघन और कह सकते हैं सुफलदायक हो सकता है। ठीक है जी। मेरा नाम रुखसार है और मैं देशभर महाविद्यालय से हिंदी ऑनर्स में 5th वर्ष की छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है मैम कि आपने अपने समय काल में कई विशेष विषयों पर आलोचना की थी, तो आज के समय में हमें आलोचना मतलब क्यों पढ़नी ज़रूरी है, इसे हम क्यों पढ़ें आलोचना? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे लोग पूछते नहीं हैं इसको। लोगों को आलोचना पढ़ने और आलोचना करने से पता नहीं क्यों थोड़ा सा परहेज होता है। अगर किसी विद्यार्थी को आप सृजनात्मक साहित्य दीजिए तो वो तुरंत पढ़ जाएगा, उसमें भी आत्मकथा परक साहित्य दीजिए, जीवनी परक दीजिए तो पढ़ लेगा। लेकिन जैसे ही उसे आप कहिए कि आप कोई विचार परक साहित्य पढ़िए, आलोचना की कोई पुस्तक पढ़िए, तो वो आसानी से पढ़ने को राजी नहीं होता और पढ़ भी ले तो कहता है समझ नहीं आए। आलोचना निश्चित तौर पर ज़्यादा जटिल मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन एक बार अगर आपको आलोचना करने या पढ़ने का आनंद मिलने लगा तो फिर आप आलोचना के अलावा उससे नीचे के साहित्य को पढ़ने में असुविधा महसूस करेंगे, जैसा अक्सर मेरे साथ होता है। मैं क्रिएटिव राइटिंग पढ़ना शुरू करती हूँ, लेकिन अगर उसमें मुझे कुछ मिलता नहीं है तो मैं बहुत जल्दी उब जाती हूँ और छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है मेरे समय की बर्बादी हो रही है। न कथानक, न शिल्प, न संवाद, न कोई महत्वपूर्ण मसला, और इस तरह से उससे बेहतर है कि मैं कोई अच्छी विचारपरक किताब पढूं। ये मेरे साथ अक्सर होता है। और आलोचना को मैंने जानबूझकर अपने लेखन के क्षेत्र के लिए चुना था, क्योंकि मुझे आलोचना पढ़ना सबसे अच्छा लगता है। देश विदेश की लिखी हुई विचारपरक पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। क्रिएटिव राइटिंग में कम पढ़ती हूँ। शुरू में बहुत पढ़ा है और इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि क्लासिकल्स को छोड़कर जिन साहित्य को क्लासिकल्स का दर्जा मिला हुआ है, जो इधर का लिखा जा रहा है, उसमें अभी बहुत परिपक्वता आने की गुंजाइश बाकी है। तो इसलिए मैं आलोचना के अलावा अन्य किताबें कम पढ़ती हूँ। आपका सवाल है कि हम आलोचना क्यों पढ़ें। आलोचना इसलिए मत पढ़िए कि आपको किसी के गुण या दोष बताने। आलोचना का काम ये नहीं, गुण या दोष बताना आलोचना का काम नहीं। आलोचना का काम यह बताना है कि आप किसी किताब को या किसी पुस्तक को या किसी समस्या को कैसे पढ़ें, देखें और समझें, किस एंगल से उसे खोलना शुरू करें। ये आलोचना का काम। आलोचना का काम जो लिखा गया है वही बताना भी नहीं। जो लिखा जा रहा है कि ये इस किताब में मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, भूमिका में अक्सर राइटर लिखता है, लेकिन दरअसल जब आलोचक उस किताब को पढ़ता है तो वह कुछ और निष्कर्ष निकालता है। इसका कारण क्या है कि जो कुछ कहा जाता है किसी किताब के बारे में लेखक के द्वारा या गुण दोष विश्लेषक आलोचक के द्वारा, वह पर्याप्त नहीं है किसी किताब के। हो सकता है अपने समय में गुण दोष बताते हुए किसी किताब को खारिज कर दिया जाए, लेकिन बहुत बाद में चलकर वह किताब हमारे लिए प्रासंगिक साबित हो। ऐसा बहुत सारी कृतियों के साथ हुआ है। तो आलोचना हमेशा एक आलोचक की निगाह होनी चाहिए कि आलोचना
जब वह करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसकी निगाह अनुपस्थित पर हो। वह जो लिखा नहीं गया, वह जो कहा नहीं गया, वह जो बिटवीन द लाइन है, उसको खोजने की कोशिश। और ख़ास करके जब स्त्री साहित्य को आप पढ़ें और मीडिया को पढ़ें, दोनों मेरे संयोग से मेरा जो दायित्व है, कर्म क्षेत्र है, वो मीडिया का है। मेरी नियुक्ति यहाँ मीडिया पत्रकारिता और अनुवाद के पद पर हुई थी, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ थी जिससे मैं भाग नहीं सकती थी, मुझे उस फील्ड में काम करना था। लेकिन मेरे शौक़ का एरिया आलोचना था, और उसमें भी स्त्री आलोचना, साहित्यिक आलोचना के साथ साथ स्त्री आलोचना। अब इन दो शौक़ों के बीच मेरी जो मुश्किल थी वो आप देखिए, मैं बताती हूँ आपको। एक तरफ स्त्री लेखन और उसकी आलोचना, दूसरी तरफ माध्यम और उसकी आलोचना। माध्यम इतना वोकल मीडियम है कि आप इसे में हम फिर स्वेच्छाचारिता के लिए, मनमानेपन के लिए रास्ते बंद करते हैं, खुद बंद करते हैं। और उससे शुरू में लग सकता है कि मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, मैं फ़लाँ की तरह क्यों नहीं कर पा रही, मैं फ़लाँ के जैसे क्यों नहीं आराम से चीज़ों को देख पा रही, मुझे क्या पड़ी है इन चीज़ों को करने की। लेकिन इस तरह बताता है, जब तक आप उससे ये ना पूछें कि तेरा मालिक कौन है, वो खुद सब कुछ बताने को तैयार है। आपको पिक्चर भी दिखा रहा है, तस्वीर के साथ दिखा रहा है, साउंड के साथ दिखा रहा है, तो विश्वसनीयता का एक पूरा ऑरा आपके लिए तैयार कर देता है, और कुछ भी अनकहा वहाँ नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पलट के स्वामित्व के सवाल पर जाएं, आप इंटरनल डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में बात करें, तब आपको माध्यम का असली चेहरा नज़र आएगा। तो एक तरफ तो जनमाध्यम और उसकी आलोचना, जिसमें अनकहा कुछ नहीं है, बहुत ही वोकल मीडियम है। दूसरी तरफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और उसमें भी स्त्री लेखन। तो स्त्री लेखन जिसमें बहुत ज़्यादा साइलेंस है, बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा खाली जगहें हैं, जिसको आपको ट्रेस करना है, खोजना है कि ये चुप्पी क्यों है, ये खाली जगह क्यों है, इस जगह पर और क्या हो सकता था जो नहीं है। तो दो तरह के एरिया, एक जितना वोकल है, दूसरा उतना ही साइलेंट है। तो ये संयोग से यही दो क्षेत्र हैं जिसमें मैं लिखती हूँ, एक बहुत वोकल है, एक बहुत साइलेंट है। तो दोनों जगहों पर मैंने अपनी शक्ति भर थोड़ा बहुत काम किया है, और अभी जो किया है वो कुछ भी नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अब जहाँ तक पहुँची हूँ उससे बहुत आगे जाना है, बहुत ज़्यादा काम है जो करना बाकी है। पता नहीं कितना हो पाएगा, नहीं मालूम, लेकिन सभी दायित्वों को निभाते हुए, नौकरी करते हुए, अपनी अन्य जिम्मेदारियों को निभाते हुए लिखना, पढ़ना और आलोचना को ही अपने क्षेत्र बनाए रखना, ये मुझे पसंद है। और मैं आज भी, कल भी कुछ कर रही थी, आज भी कुछ करके आई हूँ, और रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत इस दिशा में कर लूँ, ताकि दिन भर का एक नैतिक अधिकार मुझे मिले कि हाँ, मैंने आज का काम ख़त्म कर लिया। तो ये है जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद में शांति निकेतन में अपना अध्यापन कार्य किया, फिर आपने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में तुर्कमेनिस्तान में भी जाकर के जो है कार्य किया है, और अब आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की। तो वो सफ़र आपका कैसा रहा, और हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आप जो है और क्या कार्य करना चाहती हैं? जैसे अभी आपने बोला कि मैं और भी कार्य करना चाहती हूँ अध्यक्ष के पद पर रहकर, तो उच्च अकादमिक शिक्षा में आपके ऐसे क्या कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बल्कि सौभाग्य से मैं उन कुछ लोगों में हूँ जिनको ये सुविधा प्राप्त हुई है कि अपने जगह पर रहते हुए हम कुछ कर सकें, और ऐसी सुविधा बहुत कम लोगों को मिलती है। ये एक सुनहरा अवसर है जब हम कुछ ऐसा कर सकें, कर पाएँ जो हम वर्षों से चाहते रहे कि ऐसा हो, चीज़ें व्यवस्थित हो, संयोजित हो, और एक क्रम में हो, ताकि जैसे ही आप चीज़ों को एक व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं, एक तरतीब देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बहुत सारी जो लूप होल्स हैं, बहुत सारे जो ग्रे एरियाज़ हैं, उसके लिए रास्ते बंद होने लग जाते हैं। जैसे मनमानेपन के लिए, ऑटोक्रेसी के लिए, तानाशाही के लिए, यानी स्वेच्छाचारिता के लिए, अगर मैं जिस पद पे हूँ, बहुत आसान है कि मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊँ, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं स्वयं ही
चीज़ों को एक व्यवस्था देने की कोशिश करूँ। देखिए, हिंदी ऑनर्स में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर है कि अब नई शिक्षा नीति में आपको 4 साला पाठ्यक्रम दिया जा रहा है, एक विकल्प दिया जा रहा है, जिसमें 4 साल का पाठ्यक्रम आप अगर ग्रेजुएशन लेवल पर कर लेते हैं तो 1 साल में आपको मास्टर्स की डिग्री मिल सकती है। अभी ये इवॉल्व हो रहा है। इसके जो तरीके हैं, इसका जो मैकेनिज़्म है वो कैसे होगा आगे, ये इवॉल्व हो रहा है। लगातार हम लोग की बैठकें इस बात पर हो रही हैं कि कैसे करें, पाठ्यक्रम को किस तरह का बनाएं एमए फर्स्ट ईयर का, जिससे जो चौथे साल का विद्यार्थी पास करके आता है उसको कम से कम एक सघन पाठ्यक्रम जिससे वो कह सके कि हाँ, वह हिंदी साहित्य को जानता है, हिंदी आलोचना को जानता है, हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य आनुषंगिक विषयों को जानता है, ये वह कह सके, ऐसा एक सघन पाठ्यक्रम उनको बनाकर दिया जाए। उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बनी हैं लेकिन वो अपर्याप्त हैं, और ये रिव्यू हमारे अंदर जितने भी इसमें शामिल लोग हैं उनके बीच भी चल रहा है। तमाम मीटिंगों में ये बात आ रही है कि हम लोग कैसे इसको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएं और ज़्यादा उपयोगी बनाएं। एक चीज़ तय है कि भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो भाषा पढ़ने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत हालांकि मातृभाषा पर जोर है, लेकिन कोई भी भाषा, मातृभाषा के अलावा भी कोई भी भाषा यदि आप पढ़ते हैं तो आपको रोज़गार की संभावना बहुत आराम से मिलती है। और मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि देखिए, आपको लग सकता है कि हिंदी में बेरोज़गारी बहुत है। ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि हिंदी में उस तरह की बेरोज़गारी नहीं है जितनी बड़ी संख्या में हम हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी का सामान्य से सामान्य विद्यार्थी भी 15 से 20,000 25,000 की नौकरी आसानी से बाज़ार में प्राप्त कर लेता है, जबकि बहुत महंगी शिक्षा प्राप्त किया हुआ तकनीकी एजुकेशन से आ रहा विद्यार्थी 15,000 10,000 पर बड़े बड़े ऐसे महंगे शहरों में काम कर रहे हैं जहां उनके पास कोई बचत नहीं होती। तो हिंदी का स्कोप है, हिंदी ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसका स्कोप है, आगे पढ़ने के लिए स्कोप है। और हिंदी ऑनर्स करके अगर 1 साल में अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तब भी आपका समय बचता है और आप जल्दी से अपना एक कह सकते हैं वेंचर बाज़ार में अपने लिए तैयार कर सकते हैं, वह सुविधा है। आगे रिसर्च की सुविधा है, आप रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि आपके एमए के पाठ्यक्रम में ही बीए ऑनर्स के लेवल पर ही अब रिसर्च की कई परियोजनाएं शामिल कर दी गई हैं। वहाँ आपको महाविद्यालय के अंदर अब एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ गठित की जाएगी, बीआरएस गठित की जाएगी, जो आपके रिसर्च का इवैल्यूएशन करेगी, उसके स्टैंडर्ड वगैरह को देखेगी। तो इस तरह से आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए तैयार किया जा रहा है। एक कॉम्पिटिटिव वातावरण है जो अन्य विषयों के साथ है। अब आप भी छोटे छोटे सैंपल सर्वे कर सकते हैं, छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और इस तरह से इन शब्दों को जो साहित्य का विद्यार्थी पहले जिनसे अपना कोई नाता नहीं समझता था, अब साहित्य का विद्यार्थी उन शब्दों और उन क्षेत्रों को आसानी से पहचान सकता है, बल्कि अपनी भूमिका भी उसमें बढ़ा सकता है। और जाहिर है कि लेखक बनने का जो ओपन कॉरिडोर है वो तो है ही आपके पास, है ना। लेखक बन सकते हैं, अनुवादक बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। क्या नहीं बन सकते हैं बताइए? हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? उच्च से उच्च प्रशासनिक पद से लेकर छोटी मोटी नौकरियों से लेकर सम्मानजनक नौकरियों तक सब कुछ आप बन सकते हैं। तो हिंदी पढ़ने से मुझे लगता है किसी भी अन्य विषय में ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने से ज़्यादा स्कोप है हिंदी में। और बशर्ते आप लोग दिल से पढ़ें, और हिंदी के साथ साथ मेरी व्यक्तिगत रूप से आपसे गुजारिश है कि हिंदी के साथ साथ कोई और भाषा या कोई और दक्षता ज़रूर प्राप्त करें। वह आपको पे करेगी, वह ज़रूर आपको पे करेगी और ज़्यादा उपयोगी बनाएगी कि आप अपने को और ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी क्षेत्र में दक्ष रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी को लेकर मैं निराश स्थिति में नहीं हूँ, बहुत आशान्वित हूँ। और हिंदी छोड़कर हिंदुस्तान में हम और किसकी बात करेंगे?
यहाँ नहीं, हिंदी तो और कहाँ होगी। तो हिंदी के लिए कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रहेगी भी तो हम दुरुस्त करेंगे। देखिए, साहित्य की अपनी पहचान से मतलब क्या है? साहित्य की अपनी पहचान सिर्फ साहित्य के पैरामीटर्स नहीं है। साहित्य कभी भी इतनी संकीर्ण दायरे में रहा ही नहीं। अगर रहा होता तो फिर बहुत जल्दी उन चीज़ों से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ना इसके लिए मुश्किल होता। साहित्य के पैरामीटर्स कभी भी स्वयं साहित्य नहीं है, कला कला के लिए नहीं, साहित्य भी साहित्य के लिए नहीं। और साहित्य काव्यशास्त्रीय या परिपाटीबद्ध तरीके से न पढ़ा जा सकता है न समझा जा सकता है। उस साहित्य को समझने के लिए भी हमको अंतर अनुशासनिक तरीकों और पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है। आज तमाम सैद्धांतिकियों की हम बात कर रहे हैं, वे सब की सब अंतरानुशासनिक हैं। तो साहित्य का यह विस्तार है, साहित्य का संकोच नहीं है। और भाषा में भी आपको पता ही है संकोच और विस्तार का सिद्धांत है। तो साहित्य को अगर विस्तृत होना है तो उसे अन्य अनुशासनों से जो सैद्धांतिकियाँ हैं, जो पद्धतियाँ हैं, उनको ग्रहण करना होगा। और साहित्य करता रहा है, उसकी चिंता हमें नहीं। अपने को अधुनातन बनाने के लिए साहित्य करता रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना ही घबराने वाली बात है। ये साहित्य का विस्तार है। मल्टीफोल्डेड हो गया है भाषा और साहित्य भी इस डिजिटल युग में। बहुआयामी हो गई है भाषा और साहित्य की दुनिया भी। क्योंकि अब भाषा और साहित्य वही नहीं है जो किताब में है, पोथी युग में है, ठीक है, कागज़ कलम पर है। बल्कि भाषा वह है जो आप केवल इस कार्यक्रम को ऑडियो वीडियो विजुअल बुक फॉर्म किसी भी रूप में देख सकते हैं। और इस तरह से इसकी जो पहुंच है, इसका जो दायरा है, वो कहीं विस्तृत हुआ है। डिजिटलाइजेशन ने किताबों को नई जिंदगी दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज के युग और समय के और मूल्य के जीवन शैली के अनुरूप जो चीज़ें नहीं चलेंगी वे अपने आप इसमें आउट हो जाएंगी, ये ज़रूर है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये जो तमाम सभ्यताओं के विकास का क्रम है, अगर आप उसे देखें तो पुरानी सभ्यता आज भी लोग कहते हैं बहुत अच्छी थी। पुराना ज़माना कितना अच्छा था, 1 रुपए में गेहूँ मिलता था, है ना? लेकिन तब भी हाय हाय करने के बाद भी उनसे पलट के पूछ लीजिए कि इतना ही अच्छा था तो चला क्यों गया, बना के क्यों नहीं रखा उसी को। आज तो गेहूँ 100 रुपये के लगभग टच कर रहा है, तो क्यों चला गया। पुरानी सभ्यता अच्छी थी, पुराने कला रूप अच्छे थे, पुराना साहित्य अच्छा था, लेकिन वह चला गया क्योंकि उसको धारण करने वाला नीचे तंत्र गायब हो गया। तो जब तंत्र नया आया है तो साहित्य जिसको बचना है वह उस नए तंत्र के अनुरूप अपने को ढालेगा। नहीं तो पुराने फॉर्मेट में अगर जो चीज़ आज भी पड़ी रह जाएगी, आज भी जो किताब केवल किताब के युग में रहेगी, वह गायब होने को बाध्य है, वो पीले पन्नों में सड़ने को बाध्य है। लेकिन जो किताब डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी उसकी जीवन रक्षा हो जाएगी। तो ये डिजिटलाइजेशन जो है या डिजिटाइजेशन जो है, ये पुराने पत्र पत्रिकाओं, भाषा के पुराने रूपों, शैलियों सबको बचाने वाला है। लेकिन जो लोग आज भी दुराग्रही या आग्रही होकर साहित्य और भाषा के संबंधों को देखेंगे, उनके लिए तो फिर ये भाषा के ख़त्म होने का युग है। जी। विद्यार्थियों को अब थोड़ा थोड़ा यूरोपीय पद्धति पर अपने को ढालना होगा। और जाहिर है इसमें मैं थोड़ी यहाँ पर क्रिटिकल हूँ। क्यों आपकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, ठीक है, 18-17 साल तो है ही, ठीक। आप एडल्ट हैं, 18 साल एडल्ट हैं या नहीं है? वोट देने का अधिकार है? कितने साल में है? 21 साल में आपको वोट देने का अधिकार है। 18 साल में आपको कंसेंट देने का अधिकार, ठीक है। मैरिज या कंसेंट का जो एज है वो 18 साल है और वोट का एज है 21 साल या 18 साल हो गया। अच्छा चलिए 18 हो गया, हाँ घट गया था, ठीक है। तो आपको वयस्क हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्यों अपने माता पिता के कंधों पर ही रहना चाहते हैं? जो खर्चा है आपको ये सोचना चाहिए। आपने हमारा जो भारतीय परिवार व्यवस्था है हमारी, उसमें अभी भी प्रोटेक्शन का भाव इतना ज़्यादा है और निर्भरता का भाव इतना ज़्यादा है कि बच्चे माता पिता पे लदे रहते हैं।
माता पिता समर्पित माता पिता होते हैं कि उनको बस आजीवन बच्चों को बड़ा करना है। और बच्चे इतने आजकल स्मार्ट हो रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई और तमाम चीज़ों की सुविधाओं को हासिल करने के बाद, नौकरी करने के बाद वो कह देते हैं माँ तो आ ही नहीं सकता हूँ, मैं तो वापस। माता पिता अकेले अपनी बुजुर्गियत गुजार रहे हैं, या अगर माँ है या अगर अकेला पिता है तो उम्मीद की जाती है वो सिर्फ बच्चों के लिए चाहिए। उनका अपना जीवन, बुजुर्गों का भी अपना जीवन, माता पिता का भी अपना जीवन, परिवार के अन्य सदस्यों का भी अपना जीवन होता है ना। आप ही को केंद्र में रख के तो परिवार को नहीं बनना चाहिए। वैसे में जब आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको अपने अर्जन का उपाय भी करना चाहिए। आप 1 घंटा बाहर काम कीजिए, 10 ट्यूशन पढ़ाइए, यूनिवर्सिटी इतनी व्यवस्था दे रही है आपको, वाइस चांसलर इंटर्नशिप दे रही है, बहुत तरह तरह के अर्न वाइल लर्न इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, कॉलेज आपका करता होगा। तो आप क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए हाथ खर्च उपार्जित कर सकें। दिल्ली का जो मिजाज है, दिल्ली की जो कम्यूटेशन है, दिल्ली की जो अन्य व्यवस्था है वो बदल तो नहीं जाएगी। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री ने अभी यू स्पेशल चलाया है, ठीक है, लेकिन यू स्पेशल जितनी बड़ी संख्या में चलनी चाहिए थी अभी शायद नहीं चली है, और जितनी फ्रिक्वेंसी उसकी होनी चाहिए थी आप लोगों की संख्या को देखकर वह फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। ऐसे में कितनी भी सरकारी सहायता आपको क्यों न मिल जाए, आपको हाथ खर्च या अपना खर्च निकालने की व्यवस्था स्वयं करने के प्रति जागरूक होना चाहिए, और नज़रिया बदलना चाहिए कि सब कुछ माता पिता को करना है, आपको खुद भी करना है अपने लिए। और ये दायित्वबोध जब तक नहीं आएगा आप अच्छे विद्यार्थी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो बहुत एक धन्यवाद, बताएं। बहुत धन्यवाद।